आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए कि आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे ठीक प्रकार से। चलिए बेटा, बहुत ही बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। बेटा एक बार मुझे बता दो बेटा, लास्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रिलेटरल। बेटा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आपको मैंने स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, ट्रेपिज्म के बारे में, रोम्बस के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में क्वेश्चन करवाए थे बेटा। वो सारे सवाल बेटा ठीक प्रकार से आप सबने पूरे कर लिए बेटा। वो सारी चीजें आपको पता लग गई बेटा। ट्रेपिज्म की शीट पूरी हो गई होगी आपकी। तो आज हम बेटा नया अध्याय, नया टॉपिक, नई बातें शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों सर्किल। बेटा वो सर्किल तो पढ़े पहले आरिफ। बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए सर्किल काम आएगा ना, तो पहले आप सर्किल पढ़ो, बाकी कोई अलग बातें नहीं है। सुनो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट आप लिख दीजिए सर्किल, और सर्किल में किस किस प्रकार की चीजें आती हैं इन पर काम करेंगे। और फिर बेटा हम सर्किल का आपको शेडेड पोर्शन वाला एरिया भी करवाएंगे। आपने देखे होंगे पेपर में कुछ सवाल बनते हैं जो शेडेड पोर्शन पे डिपेंड करते हैं, छायांकित भाग पे सवाल बनते हैं, उनके बारे में भी काम करेंगे बेटा, उनके बारे में पढ़ेंगे बेटा। मेंसुरेशन टॉपिक की आपकी आज 10वीं क्लास है, लेकिन टोटल ये मैंने 20 क्लास लाइव करी थी। मुझे लग रहा है 4-5 क्लास में आपकी आगे और भी इसमें ऐड करवाऊंगा। 4-5 क्लास आपकी इसके बाद और भी आगे चलेंगी बेटा ना। हर एक टॉपिक को पूरी डेप्थ में, पूरे डिटेल में पढ़ो, ताकि दोबारा उसके बारे में की आवश्यकता ना पड़े बेटा। विलेन बेटा किस प्रकार का सवाल आया था सर्किल का? शेडेड वाला क्वेश्चन आया था क्या? क्या शेडेड एरिया का सवाल आया था? चलो कोई बात नहीं, उसका भी इलाज कर देंगे बेटा। पहले अब सर्किल समझो। देखो बेटा, ये एक सर्किल है, ये एक वृत्त है। वृत्त का मतलब बिंदु क्या होता है बेटा, कि अगर मान लो कोई एक बीच में मैं पॉइंट मान लेता हूं, केंद्र O, इसे इस वृत्त का, इसे इस सर्किल का सेंटर कहा जाता है, इसे इस वृत्त का केंद्र कहा जाता है। वृत्त से परिधि तक की दूरी जो होती है, इसको बेटा हम बोलते हैं R। वृत्त से, केंद्र से परिधि तक की दूरी को R कहा जाता है। R का मतलब होता है बेटा रेडियस। हिंदी में हम इसे बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या अपने R मान ली, हो गया? बाकी वैसे चल रहा है ठीक, कल गलना आती है, ठीक है ठीक है। तो रेडियस, त्रिज्या बच्चों आपने पढ़ ली। आपने पढ़ा कि केंद्र से परिधि तक का आप कोई भी पॉइंट मिलाओगे, कोई भी, कैसे भी, जितनी भी लाइनें बना रहा हूं बेटा, जितनी भी लाइनें बना रहा हूं ना, इन सबका नाम क्या होगा? इन सबका नाम सब रेडियस है, इन सबका नाम त्रिज्या है। क्लियर? त्रिज्या क्या होती है इस बारे में कोई डाउट नहीं है, आप लोगों को पता लग गया। अगर दोस्तों, अगर मैं आपके सामने यहां एक पॉइंट, देखो एक लाइन बना रहा हूं ए बी। बच्चों ये मैंने जो ए बी लाइन बनाई है, इसे हम बोलते हैं बच्चों कोड। ए बी इज अ कोड। ए बी एक्चुअल में एक जीवा है, जीवा। जीवा क्या होती है? जीवा की डेफिनेशन आप समझना कि वृत्त की परिधि पर, वृत्त के सरकमफ्रेंस पर आप किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाएंगे ना, किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाएंगे, तो ये हमेशा एक जीवा बनती है। ये बेटा इसमें नहीं है, नहीं इसमें नहीं है, दो ही है बस। ये आपके सामने ए बी का नाम हो गया जीवा, ए बी का नाम क्या हो गया बच्चे? कोड। क्लियर? अब सुनो, अगर बच्चों मैं वृत्त की आपको बोलूं सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, तो बेटा सबसे बड़ी जीवा देखो ये बनती है जो उसके सेंटर से गुजरती है। ये जो मैं इतनी बड़ी लाइन मान रहा हूं पी क्यू, बेटा पी क्यू भी एक कोड है, लेकिन ये कोड ऐसी है जो उसके सेंटर से गुजरती है। तो पी क्यू को हम बोल देते हैं बेटा डायमीटर। इसे क्या बोलेंगे? डायमीटर। डायमीटर को बेटा हिंदी में बोलते हैं व्यास। और क्या बच्चों, व्यास का मतलब 2r होगा क्या? क्या ये रेडियस का दुगना होगा? रेडियस का दुगना होगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा चुका है कई बार, कि अगर किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, तो ऑप्शन में आएगा बेटा रेडियस होगी, व्यास होगी, क्या होगी, स्पर्शक होगी। आप कहना जी उसका डायमीटर होगी। जो डायमीटर है ना, वो सबसे बड़े कोड का रोल प्ले करती है, सबसे बड़ी जीवा का नाम बनती है। अब दोस्तों आपने कहा कि सर इस सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होगी? सरकमफ्रेंस बेटा इसकी परिधि का मान क्या होगा? सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट करते हैं, और पूछ रहे हैं बेटा परिधि क्या होगी। तो परिधि का मतलब होता है बेटा 2πr। यहां दोस्तों पाई जो है ना, पाई की वैल्यू मानते हैं 22/7। ये लगभग बेटा बात होती है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है 2πr। यानी कि आपने इस पॉइंट पी से चलना शुरू किया और पूरी बाउंड्री पर चलकर आप वापस यहां पहुंचोगे,
तो ये आपके सामने बन गया सरकमफ्रेंस। अगर दोस्तों मैं इस सर्किल का तुमसे एरिया पूछूं, एरिया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए बच्चों क्या आप मुझे पाई आर स्क्वायर बताओगे? ये तो बड़े बेसिक वाले फॉर्मूले हैं, आपने पढ़े हैं दोस्तों। पाई आर स्क्वायर बनता है पाई आर स्क्वायर। एक सर्किल को लेकर बेसिक बातें समझी। सर्किल में रेडियस क्या होती है? केंद्र से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को बोलते हैं रेडियस। रेडियस का दुगना करेंगे डायमीटर बन जाता है। डायमीटर जो होता है वो सबसे बड़ी कोड, सबसे बड़ी जीवा का एक नाम होता है। सरकमफ्रेंस की बात करोगे तो 2 पाई आर बनती है। 2 पाई आर इज अ सरकमफ्रेंस। एरिया की बात क्या होती है सर? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल है ये होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, इतनी बात को आपने समझ लिया, इतनी बात पे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इतनी बात को आपने कैच कर लिया। सुनो अब प्यारे बच्चों, इसमें एक बात समझना, अब इसमें एक बात समझना कि मैं आपके सामने देखो एक सर्किल बना रहा हूं। प्यारे बच्चों मैं आपके सामने ये सर्किल बना रहा हूं, ये मैंने सामने आपके एक वृत्त बनाया। अगर दोस्तों मैं इस सर्किल में, अगर मैं दोस्तों इस सर्किल में, इस सर्किल के दो भाग कर देता हूं ए और बी, मैंने जीवा बनाई एक ए बी, इसने बच्चों क्या करा, इस सर्किल के दो पार्ट तोड़ दिए, इस सर्किल के दो भाग कर दिए, इस सर्किल के दो पार्ट कर दिए। क्लियर? तो ये जो भाग बना है ना बच्चों नीचे वाला, इसका देखो जो नीचे वाला मैं आपको थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं, ए से लेकर बी तक की ये दूरी क्या आपको दिख रही है? छोटी है बेटा। ये जो व्हाइट कलर में आपको बता रहा हूं बेटा, ये होता है चाप, ये होता है चाप। इसे डिनोट करते हैं इस प्रकार से, ए बी एक चाप है, ए बी एक चाप है, ये एक बच्चों चाप है छोटे वाला। ठीक है, आर्क बोलते हैं इंग्लिश में, इसे आर्क बोलते हैं, वैसे आप चाप कहते हैं। इसने बच्चों क्या करा, ए बी लाइन ने ना, ए बी लाइन ने आपके सर्किल के दो पार्ट कर दिए, दो भाग कर दिए। तो आप शायद देख पा रहे हैं सर, ये नीचे का जो एरिया है ना, नीचे का जो एरिया है ये साइज में छोटा है, और ऊपर का जो भाग है, ऊपर का जो एरिया है सर, ये हमारे सामने साइज में काफी बड़ा है। सर ये हमारे सामने साइज में काफी बड़ा है। तो इसका मतलब सर मैं क्या करूंगा, तुम्हें ये जो पार्ट है ना इसका नाम दूंगा माइनर सेगमेंट। इसका नाम क्या होगा बच्चे? माइनर सेगमेंट। हिंदी में इसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड। वृत्त का एक भाग है छोटे वाला, जिसे हम बोलते हैं लघु यानी छोटा, वृत्तखंड मतलब वृत्त का भाग है। ये जो दूसरा बेटा ऊपर का एरिया बन गया, इसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। बेटा इसका नाम है मेजर सेगमेंट, इसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ये माइनर आर्क होते हैं, ये मेजर आर्क होता है। माइनर और मेजर कैसे बना तुम्हें पता लग गया? माइनर और मेजर कैसे बना भैया? जो छोटा है वो माइनर है, जो बड़े वाला है वो मेजर है। क्लियर बात है? एक सर आपने कभी वर्ड पढ़ा होगा सेक्टर, एक कभी आपने वर्ड पढ़ा होगा सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्या खंड, कि आपकी त्रिज्याएं भी तो एक खंड का पार्ट कर सकती हैं। सर ये कैसे करती हैं ये भी समझ लो बेटा। ये मेरे सामने एक सर्किल है, इसका बच्चों केंद्र था ओ, आपने इसके दो रेडियस मिला दी, ये वाली, इसका नाम बच्चों ओ ए है, इसका नाम ओ बी है। क्या ये दोनों रेडियस है? क्या ये दोनों रेडियस हैं? जी हाँ सर, ये दोनों रेडियस हैं। तो ये जो आपके सामने एक एरिया बन गया ना बच्चों, ये जो आपके सामने एक भाग निकल कर आया, इसका नाम होता है सर, इसका नाम होता है सेक्टर। सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या खंड। ये बच्चों आपके सर्किल का, आपके वृत्त का एक सेक्टर कहलाएगा, ये आपके वृत्त का एक त्रिज्या खंड कहलाएगा। मान लीजिए आपने यहां पर थीटा कोण बनाया, थीटा भाई अगर ये सेगमेंट है दोनों रेडियस के बीच में, मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, तो हमें इस सेगमेंट का एरिया ज्ञात करना होता है। हमें इस सेगमेंट का, माफ कीजिए सेक्टर का, सेक्टर का एरिया, ठीक है सर थैंक यू। सेक्टर का अगर एरिया ज्ञात करना होगा कैसे करेंगे सर? इसका एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। अब यहां पर देखो बात समझने वाली क्या थी बेटा, कि अगर पूरे सर्किल का एरिया था ना, पूरे सर्किल का, तो ये पूरा पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। तो मैंने इसके गुणा में भी 360 बटे 360 किया होता, तो ये एक आता, इसलिए इसको लिखा नहीं जाता। बाकी अगर कभी आगे तुमको थीटा एंगल की कोई बात दे दी जाए, तो सेक्टर का एरिया आप ज्ञात कर पाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगर बच्चों मैं चाप ए बी की लंबाई पूछूं, चाप ए बी की लंबाई, तो ये बताओ ये एक सरकमफ्रेंस का ही पार्ट है क्या? अरे पूरे पे घूम जाता तो परिधि होती, लेकिन पूरे पे तो घूमा नहीं हूं, तो मैं इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए 2 पाई आर थीटा बटे 360 कह सकता हूं क्या? 2 पाई आर
थीटा बटे 360 कह सकता हूं। भैया ये कैसे बना? अगर पूरे सर्किल पे जाता तो वो बनता बच्चे हमारे सामने 2 पाई आर, लेकिन ये थीटा एंगल कम था तो हमने इसको थीटा बटा 360 कर दिया। सेक्टर का एरिया और प्यारे बच्चों मेरे सामने सेक्टर का एरिया और सेक्टर की चाप AB की लंबाई, क्या दोनों चीजें आसानी से ज्ञात कर सकते हो? थीटा एंगल आपको सवाल में मिलेगा। थीटा एंगल के बारे में कोई डाउट नहीं है, ये जानकारी आपको दी जाएगी। क्या तुम्हें ये बात समझ आई? हाँ। अब देखो बेटा, कुछ ना कुछ फॉर्मूले तुमको समझने हैं, हालांकि धीमे धीमे आप उन पर कमांड कर पाओगे, धीमे धीमे बेटा आप उन पर कमांड कर पाओगे। जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पे एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से बात को स्पष्ट करूंगा। मेरे सामने बच्चों एक सर्किल है, और ये ऐसा सर्किल है जिसकी रेडियस, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। मान लो मेरे सामने एक सर्किल है, इसकी रेडियस बच्चों 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सवाल बोलेगा कि इसमें एक जीवा ए बी बनाई है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इस जीवा की लंबाई बच्चों कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो सवाल मेरा यह है दोस्तों आपसे कि माइनर सेगमेंट का एरिया ज्ञात करना है। ये जो माइनर सेगमेंट है, नीचे वाला ये व्हाइट वाला पोर्शन है ना सर, ये व्हाइट वाले पोर्शन का एरिया ज्ञात करना है। इसका एरिया फाइंड आउट करो सर, इसका एरिया। अब आपने कहा सर देखो इसका तो एरिया ज्ञात करने का सर फॉर्मूला आपने बताया ही नहीं। आपने तो मुझे ये बताया था कि सेक्टर का एरिया ज्ञात कर सकते हैं। सर हम सेक्टर का एरिया तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसका एरिया ज्ञात करना तो बस की बात नहीं है। तो अब आप लगाओगे अपनी गणित आप कैसे लगाओगे बेटा? आप केंद्र से इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए बच्चों। केंद्र से अगर मैं दोनों पॉइंट मिलाऊंगा तो ये भी अगर रेडियस है 5 सेंटीमीटर, रे भी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो प्यारे बच्चों आप ये बता दो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया क्या? क्या एक ये समबाहु त्रिभुज बन गया? जी हां। इसका मतलब ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का आएगा पक्का। इसका मतलब ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का आएगा पक्का। तो यहां से अब मुझे एक बात समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? कि सर इस सेक्टर का एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला आपने बताया था क्या? प्यारे बच्चों इस सेक्टर का फॉर्मूला आपने मुझे ज्ञात करना बताया था क्या? अरे इस वाले सेक्टर का आपने मुझे फॉर्मूला ज्ञात करना बताया था क्या? क्या होता है बताओ? मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि ये एक सेक्टर था, अगर मैं इसमें से ऊपर का ट्रायंगल माइनस कर दूंगा तो क्या तुम्हें अपना माइनर सेगमेंट मिल जाएगा? आप आकृतियों को ध्यान से समझें। अगर मैं इस सेगमेंट के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा बच्चे, आपने कहा सर मुझे तो इसका एरिया ज्ञात करना आता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो गया √3/4 ए स्क्वायर। क्या तुमको ये दोनों फॉर्मूले आते हैं? क्या आपको दोनों फॉर्मूले आते हैं? सर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 25, थीटा का मतलब 60 है, 60/360 का मतलब 1/6 हो गया, माइनस √3/4 गुणा में 25 आ गया सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, ले सकते हैं। अच्छा दोनों में से आसान करने के लिए एक बार 25 कॉमन ले लूं तो यहां बच गया सर π/6 माइनस बच गया √3/4। ये मेरे उस अंदर के पार्ट का एरिया आ गया। ऐसा नहीं है कि पेपर में सवाल ये बनेगा, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर कभी सेगमेंट का एरिया ज्ञात करना हो ना तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले आपको जाना पड़ेगा सेक्टर पे, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा, तब उस बात पे जा सकते हो, तब उस कहानी को समझ सकते हो। अरे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई क्या? हाँ अच्छा सर्किल में एक बात को और समझ लेना। हाँ ट्रायंगल बेटा कोई सा भी बन सकता है, ऐसा मैंने एग्जांपल इक्वेटर का लिया है। ट्रायंगल तो किसी भी प्रकार का बन सकता है, लेकिन जो भी ट्रायंगल बनेगा कम से कम आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा। या तो बनेगा इक्विलेटरल और या बनेगा आइसोसेलेस। समद्विबाहु, सर समद्विबाहु बनना क्या गारंटी है? हाँ भाई, क्योंकि इस सवाल में समझो इस ट्रायंगल की ये दो भुजाएं तो आपस में बराबर आएंगी आएंगी ना बेटा। रेडियस तो कभी अनइक्वल हो जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जब ये ट्रायंगल बनेगा तो दो रेडियस तो आनी आनी है, और दो रेडियस अगर बात आएगी आएगी तो भैया मैं कह सकता हूं वो या तो बनेगा इक्विलेटरल और या बनेगा इक्विलेटरल और या बनेगा आइसोसेलेस। दोनों में से कोई एक बनेगा और उसका एरिया ज्ञात करना आता है। ट्रायंगल वाली क्लास में हम उस बात को बड़ा डिटेल में थ्योरिकल प्रूव कर करके पढ़ चुके हैं।
इस बात में आपको शंका होनी नहीं चाहिए, इस बात में आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक, आइए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है भाई प्रखर, क्योंकि आप मेरी बात समझो ना, मैंने ये ट्रायंगल इक्विलेटरल लिया है, हर बार ये इक्विलेटरल नहीं आएगा। आप तो ये वाली बात समझो, माइनर सेगमेंट का एरिया ज्ञात करना होना, इस सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस करोगे, ये ऊपर का हिस्सा माइनस करोगे, ये वाला हिस्सा माइनस करोगे, तब तुम्हें नीचे का एरिया मिलेगा। ये तुमसे कहना चाहता हूं ऐसा। ठीक, चलिए अब अगली बात सुनो। अच्छा, इसी सवाल में आप मुझे एक बात बता दो, कोई व्यक्ति ये बोलता कि सर अगर मान लो मेरे से मेजर सेगमेंट पूछ ले, भाई हो सकता है ना, ये तो हम जानते हैं भाई, अगर एक आप इस तरह की आकृति बना रहे हो तो सेगमेंट दो निकल कर आ रहे हैं, कोई बड़े वाले सेगमेंट का पूछ ले तो क्या करोगे? तो सर उसका तरीका देखो इतना ही आसान है, मैं ऊपर वाले सेक्टर, ये इस सेक्टर का एरिया निकालूंगा, इस सेक्टर का एरिया निकालूंगा और प्लस ट्रायंगल कर दूंगा तो हो जाएगा। हम इस AOB बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, इसमें ट्रायंगल और जोड़ देंगे तो बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति कहता जी ऊपर का तो मुझे एंगल नहीं पता। क्यों नहीं पता मेरे दोस्त? ये 60 है तो क्या ऊपर का एंगल 300 डिग्री नहीं आएगा? एक सर्किल का पूरा एंगल 360 होता है, तुम्हें एक एंगल पता है, दूसरा अपने आप लगा पाओगे, उसमें कोई ज्यादा चिंता करने वाली बात है नहीं। अच्छा, एक तुम आवश्यक बात को और सुनना, हालांकि आप सबने ये बात ज्योमेट्री में पढ़ी होगी, फिर भी यहां थोड़ी बहुत आपके काम आ जाएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बेटा। ये मान लो आपका केंद्र है O, ठीक है, यहां बच्चों एक बिंदु है A और यहां एक बिंदु है B, तो ये आपके सामने एक प्रकार से ना एक चाप हो गया, चाप आर्क। दोस्तों ये आपके एंगल, इस एंगल का नाप मान लीजिए थीटा है, तो अगर यही AB बिंदु पकड़ूंगा और ये AB बिंदु आपकी परिधि पर जो कोण बनाएंगे ना बेटा, ये बिंदु आपकी परिधि पर जो कोण बनाएंगे ना, थोड़ा ठीक से बनाते हैं समझने के लिए, वो हमेशा θ/2 बनाएंगे, θ/2 बनाएंगे। ये रूल, ये पॉलिसी, ये नियम आप लिख सकते हैं कि भाई साहब वृत्त की किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। या मैं इसका वाइस वर्सा कह सकता हूं कि सरकमफ्रेंस पर बनाया गया एंगल सेंटर पर बनाए गए एंगल का हाफ होता है, ऐसा भी कह सकता हूं, एक ही बात है। आप किसी भी प्रकार से ये बात समझ लीजिए, क्वेश्चन में ये जानकारी आपके काम आ जाती है। ये ट्रायंगल की बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है, थोड़ा एक बार रिवीजन करता हूं। एंगल की बेसिक बात होती है ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का डायमीटर, ट्रायंगल का सरकमफ्रेंस, माफ कीजिए सर्किल का एरिया, डायमीटर ना, इसका सरकमफ्रेंस, ये सब याद करने होते हैं। इस पर दो प्रकार के सेगमेंट बन सकते हैं, एक माइनर एक मेजर। इस पर सेक्टर बन सकता है, सेक्टर का एरिया ज्ञात करना हो सकता है। इस पर बच्चों आपसे सेगमेंट का एरिया पूछेंगे तो इसी प्रकार से ज्ञात करना आना चाहिए। और सेंटर पर बनाया गया एंगल सरकमफ्रेंस पर बनाए गए एंगल का दुगना होता है। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? इतनी बात में कोई समस्या तो नहीं है? अब देखो बेटा, बात समझो, आप एक बात समझो, बात क्या है ना दोस्तों, हमने सर्किल में आपको बताया कि रेडियस अगर r मान ली जाए, रेडियस की वैल्यू बच्चों मैं अगर r मानता हूं तो सरकमफ्रेंस क्या 2πr बनती है क्या, और एरिया उसका πr² बनता है क्या? और पाई की वैल्यू बच्चे को पता है, हम 22/7 के बारे में कंसिडर किया करते हैं ऐसा। अगर बच्चों मैं किसी सवाल में r का मान 7 रख दूं, मैं r का मान अगर 7 रख दूं तो 2πr का मतलब 44 आएगा क्या? सर कैसे आ जाएगा भैया? 2πr था, तुमने 2 गुणा 22/7 गुणा r का मतलब 7 रखा, तो 22 गुणा 2 44 आ गया। सर एरिया इसमें 154 आएगा क्या? कैसे आएगा? एरिया होता है जी πr², पाई का मतलब 22/7, एरिया गुणा 7 गुणा 7 करोगे, 22×7 154 आ जाएगा ऐसा। यहां मैं तुमको ये कहना चाहता हूं कि अगर दोस्तों मैं अगली बार अपनी रेडियस को 14 कर दूं, रेडियस को 14 कर दूंगा, तुम्हें पता है यहां 14 करने से ये 2 बार कटेगा, क्या ये मान 88 हो जाएगा? नहीं श्रीमान, 4 गुना 3 गुना नहीं होगा, ये दुगना ही होगा। एरिया बच्चों, एरिया इस सवाल में 616 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा आप चेक कर सकते हैं, 22/7 गुणा 14 कह सकते हैं, 2 बार काटोगे, 22 गुणा 28 करोगे तो 616 आपकी बात का उत्तर बन गया। तो यहां से अपने नियम को भी साबित कर लेना बेटा कि रेडियस को अगर तुमने दुगना किया है तो सरकमफ्रेंस भी आपकी दुगनी होगी और एरिया आपका 4 गुना होगा। ये वही कंसेप्ट आ गया कि अगर तुम साइड को दुगना करते हो, परिधि दुगनी हो जाती है ना, और उसका एरिया बच्चों हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में चलेगा। यानी कभी मैं आपको ये कह दूं बेटा कि रेडियस का मैंने k टाइम्स कर दिया, रेडियस को अगर मैं 7k मान लूं तो सरकमफ्रेंस तुम्हारी
44K बनेगी क्या, और एरिया 154K स्क्वायर बनेगा। ये रेशो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है, बहुत सारे सवालों में हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर पाएंगे। बार बार ये पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर लगाने की नीड नहीं है। आप ये समझ लेना कि रेडियस अगर 7 होती है तो सरकमफ्रेंस 44 आएगा और एरिया 154 बनेगा। जैसे दोस्तों मैं आपको एक सवाल बता रहा हूं, मेरे क्वेश्चन में आर है 28, तो आप बताओ जल्दी से सरकमफ्रेंस कितनी आएगी। आप तुरंत समझना 7 गुणा 4 किया हुआ है सर, सरकमफ्रेंस आएगा 44 इंटू 4, 44 इंटू 4 आएगा। सर एरिया कितना आएगा, एरिया कितना आएगा बच्चों, एरिया आएगा 154 गुणा 16। चाहे आप गुणा भाग मत करो, सिर्फ ये लिखना आना चाहिए, ये लिखा कैसे है, 154 गुणा 16 क्यों कर दिया, 16 करने का कारण पल्ले पड़ गया आपके। रेडियस अगर 7 से कम हो तो भैया कोहराम मच जाएगा, जान निकलने वाली बात हो जाएगी यार बेटा, हो सकता है उसमें जान निकल जाए भैया। सर रेडियस अगर 3.5 हो गई तो क्या हो गया, मैंने 1/2 कर दिया, तो आपका सरकमफ्रेंस भी 1/2 गुना हो जाएगा, एरिया 1/4 गुना हो जाएगा, तो 77/2 बनेगा, 38.5 आ जाएगा आंसर। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है भैया, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आई बात समझ में, केवल मल्टीप्लाई की बात समझनी है बेटा, और इनमें ज्यादा कुछ तुम्हें एफर्ट्स करने की नीड नहीं है। अगली एक थ्योरी को समझ लो बेटा, इसका नाम होता है सर सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का मतलब क्या होता है सर, अर्धवर्त। अर्धवर्त का मतलब बेटा एक सर्किल है ये वाला, ये पूरा पूरा सर्किल था दोस्तों, मैंने इसको बीचों बीच से काट दिया, बीचों बीच से ऐसे तोड़ दिया। सर बीचों बीच से अगर तुम तोड़ दोगे, ये इसका केंद्र है O, और क्या ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, हाँ सर ए बी तो डायमीटर है। तो अगर बेटा मैं नीचे का ये पार्ट उड़ा देता हूं, मान लो ये पार्ट मैंने उड़ा दिया, तो अब जो आपके सामने आकृति बन रही है वो है सर सेमी सर्किल। कोई मुझे बताएगा इस सेमी सर्किल का, इस सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितना आएगा, इसकी परिधि कितनी आएगी। कई बच्चे बता रहे हैं सर पाई आर आ जाएगा। देखो बेटा 2 पाई आर का हाफ तो करना ही करना है, प्लस आपको 2r करना पड़ेगा। क्यों सर, क्यों करना पड़ेगा, सुनो भैया, सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस का मेन पॉइंट क्या होता है कि अगर मैं आज कभी अपनी यात्रा यहां से शुरू करता हूं ना, तो वापस मुझे घूम के यहीं आना है। तो आपने बच्चों आधी बाउंड्री तो ये वाली कवर कर दी, हाँ सर कर दी। ये क्या है, ये सर पाई 2 पाई आर का आधा है, पाई आर है। वापस वहां तक जाने के लिए तुम्हें एक बार डायग्राम इस डायमीटर के साथ साथ चलना पड़ेगा ना भैया, तभी तो वापस उस पॉइंट पे जा सकते हो ना। आपने कहा हाँ सर ये बात समझ में आ गई, 2 से 2 काट दीजिए, ये बनेगा सर पाई आर प्लस 2r। अगर मैं शॉर्ट के लिए r कॉमन ले लूंगा तो पाई प्लस 2 भी कह सकते हैं क्या, ये बात भी समझ सकते हैं क्या आप लोग बेटा। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सेमी सर्किल के सरकमफ्रेंस के लिए, सेमी सर्किल के सरकमफ्रेंस के लिए ना केवल और केवल एक ही बात पढ़ते हैं कि सर मैं 2 पाई आर का आधा कर देता हूं। इस 2 पाई आर में आपको 2r जोड़ना है बच्चे, तो ही बात बन सकती है। अच्छा इसका एरिया कितना बनेगा, सर एरिया बनेगा पक्का पाई आर स्क्वायर का हाफ। हाफ क्यों बन गया, मैंने बताया था बच्चों, एरिया जो होता है ना ये बनता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। अब ये अर्धवृत्त का एंगल 180 डिग्री था, 180 में 360 का भाग करोगे 1/2, तो ये आ गया सर पाई आर स्क्वायर बटा में 2। वैसे भी आपको दिख रहा है कि सर्किल का आधा भाग है सर, सर्किल का आधा भाग है, आधा भाग है तो आधा कर दो, पाई आर स्क्वायर बटा 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा। उज्ज्वला कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है, सरकमफ्रेंस बोलो या पेरीमीटर एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। क्या आपको सेमी सर्किल की बात समझ में आई। एक बच्चों बात और पढ़ लीजिए, इसे बोलते हैं क्वार्टर सर्किल। अब ये क्वार्टर सर्किल क्या होता है भैया, मेरे सामने एक ये सर्किल था, मैंने इस पर दोस्तों ये 4 इक्वल इक्वल पार्ट कर दिए, 4 इक्वल इक्वल पार्ट कर दिए, ये चारों पार्ट बराबर होंगे भैया, जब मैं डायमीटर से इसको तोड़ रहा हूं 4 पार्ट में तो बराबर ही होंगे। अब इस पर भी सवाल बनता है प्यारे बच्चों, इस पर भी सवाल बनता है, ये क्वार्टर सर्किल होता है, इसे बोलते हैं चतुर्थांश, यानी कि एक सर्किल का 1/4 भाग 1/4 अंश। क्या बच्चों ये एक 90 डिग्री का सेक्टर हो गया, ऐसा कह सकते हैं,
ये एक प्रकार का सेक्टर तो हो गया, पूरे सर्किल में से आप दो रेडियस को मिला के 90 डी सेक्टर बना रहे हो। इसका अगर दोस्तों मैं आपसे सरकमफ्रेंस पूछूं, इसकी मैं आपसे अगर परिधि पूछूं, आप कहना चाहते हो पूरी परिधि का आपने कर दिया 1/4, प्लस डायमीटर भी आएगा, प्लस डायमीटर भी आएगा क्या भैया? परिधि का मतलब ये होता है कि यहां से चलना स्टार्ट करा, यहां से वापस आ गए, ये पॉइंट, तो ये आपने डायमीटर को भी ऐड कर दिया। ये बात याद रखना, पाई आर बटे 2 प्लस में 2r, ये इसकी परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। परिधि ज्ञात करने का सवाल कैसा आएगा तुम्हें अभी बताऊंगा, इसलिए सब बातें बता रहा हूं मैं तुम्हें। एरिया, सर एरिया तो पाई आर स्क्वायर बटा में 4 करना है भाई, गुणा में 90 बटा 360 करोगे, 360 को 90 से काटोगे, 4 बार कटेगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। ये जो कहानी बता रहा हूं ना, इस पर सवाल पता कैसा आएगा, सुनो। एक दिन बच्चों मैं साथ में धर्मपत्नी को लेके, लड्डू को लेके ना मार्केट में पिज्जा खाने गया। पिज्जा खाओ दोस्त, पिज्जा में होते हैं स्लाइस। डोमिनोज वालों ने कहा सर 6 स्लाइस में काट दें, मैंने कहा काट दो बेटा। उन्होंने ना इसको नाप तोल के बराबर पूरे पूरे 6 स्लाइस में काट दिया। भाई बात को सुनो, पिज्जा वाले बंदे ने क्या करा, एकदम बीचों बीच से ना ऐसा, फिर ऐसा, और फिर नहीं ऐसा नहीं काटते, एक कट ऐसा मारा, एक कट ऐसा मारा, और एक कट ऐसा मारा बच्चे। ये उन्होंने 6 इक्वल पार्ट में पिज्जा तोड़ के मुझे दे दिया, 6 इक्वल पार्ट में तोड़ के पिज्जा दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये वाला एंगल कितना होगा भाई? ये वाला एंगल कितना होगा? आप कहना सर ये 60 डिग्री का एंगल होगा। भाई 360 के तुमने 6 इक्वल पार्ट तोड़े दोस्तों। ये उसने पिज्जा लाके मेरी टेबल पे रख दिया। अब दोस्तों क्या होता है, हमारा लड्डू बड़ा बालक शैतान, वो बालक थोड़ा चंचल है। उस बालक ने क्या करा, जल्दी से कह रहा पापा पिज्जा खाना है, मेरे से वेट नहीं हो रहा, तो उसने बच्चों क्या करा, इस पिज्जा के स्लाइस में से ना एक टुकड़ा ये वाला निकाल कर खा गया। वो इस टुकड़ा को निकाल कर खा गया ऐसे। अब ये जो बचा हुआ पिज्जा है, अब ये जो बचा हुआ पिज्जा है, तुम्हें इसका पेरीमीटर पूछा जाएगा। ये सवाल पेपर में पूछेगा, तुम्हें इसका पेरीमीटर पूछा जाएगा। क्या दोस्तों, आपको रेडियस में आर दे रहा हूं, सही? तो आप इसका पेरीमीटर कैसे ज्ञात कर सकते हो बेटा? देखो बात को समझना, कई बच्चे गलती करते हैं, ढंग से पढ़ते नहीं है। पेरीमीटर का मतलब होता है मैं इस पॉइंट से शुरू करूं ना, तो वापस मुझे घूम फिर के ऐसे जाके ऐसे आके यहीं आना है, पूरा पेरीमीटर होगा। तो आप ये बता दो, क्या तुम्हें इस बड़े वाले आर्क की, अगर मैं ए बी की बात करता हूं, ए बी आर्क है ये वाला, इसकी लंबाई ज्ञात करनी आती है? लंबाई ज्ञात करनी आती है? हाँ सर, 2 पाई आर थीटा बटे 360 करते हैं, ऐसा हमें बताया गया है। प्लस इसमें डायमीटर भी जोड़ना पड़ेगा क्या? अरे बोलो बोलो भैया, इसमें डायमीटर भी जोड़ना पड़ेगा क्या? सर डायमीटर क्यों जोड़ना पड़ेगा भैया? अगर मैं इतनी सी बात की बात करता हूं ना, ये तो केवल ए से लेकर बी तक जा रहा है, लेकिन वापस ए तक जाने के लिए ये पार्ट और ये पार्ट भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो ही तो बात बनेगी। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूं। थीटा एंगल की जगह आप रखेंगे 300 डिग्री, गलती से 60 मत कर देना कहीं, मैं बड़े वाले आर्क की बात कर रहा हूं इसके, तो एंगल 300 डिग्री का बनेगा। सर ये बन गया 2 पाई आर 300 बटे 360, यानी सर ये बनेगा, अगर मैं 6 से काट लूंगा तो 5 बटा 6 प्लस में 2r, 2 से और काट लो 3, ये बन गया 5 बटे 3 पाई आर प्लस हो गया 2r। हालांकि मैंने केवल इस एग्जाम्पल में कुछ आर का मान लिखा नहीं है, एंगल भी 60 वैसे ही मान लिया है, पर आपको कहानी पता लग रही है कि भाई साहब अक्सर बच्चे रेडियस को भूल जाते हैं। हम रेडियस को नहीं भूलेंगे, हम सवाल कर पाएंगे। क्या सर्किल की बेसिक बेसिक बातें समझ में आई तुम्हें? तो चलो, अभी जो आपने अब तक पढ़ा है ना, इसका थोड़ा अपन यूज कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी बात को अपन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसका इंप्लीमेशन कर लेते हैं सवालों पे। आओ आज हम सर्किल के कुछ अच्छे अच्छे सवाल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। मैथ्स मेंसुरेशन सर्किल, सर्किल की पीपीटी ऐड कर दी गई है, तुरंत पीपीटी अपलोड होते ही सब जानकारियां मिल जाएंगी। हो जा भाई डाउनलोड। कई बार ना फाइल पता नहीं क्यों ऐड नहीं होती। मेंसुरेशन रिफ्रेश किया बेटा, 1 मिनट, क्या पता शायद
और रिफ्रेश करते ही बात बन गई। दिस इज कॉल्ड सर्किल, दिस इज कॉल्ड व्रत। बेटा व्रत की थ्योरी क्या है मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों बड़े सिंपल सिंपल लेवल की जानकारियां पहले पढ़ेंगे, बड़े बेसिक बेसिक लेवल की बातें पहले पढ़ेंगे, फिर धीमे धीमे आपका लेवल बढ़ेगा, धीमे धीमे चीजों को अपग्रेड करोगे, धीमे धीमे थोड़ा आपका कंटेंट बढ़ेगा दोस्तों। अरे मनोज भैया क्या चाह रहे हो, एक ही कमेंट कर रहे हो, वॉइस 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 तो आ रही है ना भाई। सुनो प्यारे बच्चों, मैंने टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिए हैं, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी करवाना मेरा टास्क है, मैं उसी पे काम करने की कोशिश कर रहा हूं। सुनो बच्चों, एक पहिए का व्यास 49 है, तो इसका मतलब रेडियस जो है, रेडियस 49/2 है क्या? बोलो 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 बोलो। ये ध्यान रखना, सेंटीमीटर की बात हो रही है। और प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं चक्कर की संख्या में दूरी तय करनी है। बच्चों एक पहिया अगर चलता है, एक पहिया अगर चलता है तो क्या अपने सरकमफ्रेंस के बराबर दूरी तय करता है? क्या अपने परिमाप के बराबर दूरी तय करता है? भाई एक चक्कर काटने में ना, आप ये बात समझ सकते हो कि पहिया एक चक्कर काटने में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। ये बात आपको पता है। अब मैं ये कह सकता हूं क्या टोटल डिस्टेंस जो कवर करनी है, टोटल दूरी जो आपको कवर करनी है, ये बराबर होगी एन, एन का मतलब चक्कर की संख्या गुणा उसका सरकमफ्रेंस गुणा 2πr कर सकता हूं क्या? बताओ भाई। टोटल डिस्टेंस जो आपको उस चक्कर में कवर करनी है, ये कितने चक्कर मारेगा, ये एन का मान पूछा है। तो टोटल डिस्टेंस 770 मीटर है। बच्चों गौर करना, मीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने चक्कर मारेंगे? एन गुणा ये 22/7 कर दीजिए, और आर का मतलब बच्चों सवाल में दिया हुआ है 49/2। सर कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, मामला बहुत इजी है। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। सर 7 से काटोगे 110 बार कटेगा, और ये काटोगे सर 5 बार कटेगा, तो 500 चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे, तब 770 मीटर की दूरी कवर हो जाएगी। 500 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल बनते हैं बच्चों, ऐसी जानकारी बनती है, ऐसे आप इस कहानी को ज्ञात कर सकते हो। क्या तुम्हारे पल्ले पड़ी बात? क्या सुनो, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ढंग से सुनना। इस बार सवाल में मेरे को डायरेक्ट डिस्टेंस भी नहीं दी, इन्होंने डिस्टेंस तो दे दी, डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं दी थी। अब मैं काम करता हूं, सुनो। पहिए का डायमीटर है बच्चों 126, तो रेडियस आएगी बच्चों 63। ये अगर रेडियस है तो सरकमफ्रेंस बताओ 44 गुणा 9 मान लो। बिना पेन उठाए मैं अपने सरकमफ्रेंस को 44 इंटू 9 मान लूं क्या? कैसे आगे तो पता लग गया। सर रेडियस 7 होती है तो वो होता है 44, ये 9 गुना है, वो भी 9 गुना आएगा। अच्छा सुनो, 72 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये 1 घंटे में जाता है 72 किलोमीटर। 72,000 मीटर बोल दो, मीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, और आगे मुझे जाना है बेटा सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में तो ये मैंने 100 गुना कर दिया, इतना सेंटीमीटर जाएगा बेटा, इतना सेंटीमीटर जाएगा 1 घंटे में। तो मैं 60 से भाग कर दूंगा, क्या इतना 1 मिनट में जाएगा क्या? क्या इतना 1 मिनट में जाएगा क्या? और तुमको मिनट दिए हुए हैं 16.5, यानी कि 33/2, 33/2 मिनट में इतना जाएगा। ये जो तुमने एक लाइन में लिखा है ना, ये टोटल डिस्टेंस हो गई, ये टोटल डिस्टेंस हो गई बेटा। इक्वल इसका कर सकते हो एन गुणा सरकमफ्रेंस, एन गुणा सरकमफ्रेंस का मतलब ये वाली बात लिख सकते हो, बिना कोई फॉर्मूले का यूज करे डायरेक्ट इस जानकारी को इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हो। सर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। अगर मैं 11 से काटूंगा 4 बार, 11 से काटूंगा 3 बार, सही बात। 4 निमा 36, 36 दूना 72, 200। 3 से काटोगे 2 बार, यानी एन कितना आएगा सर? 5000 आएगा। 2 दूनी 4, 4 से कटोगे 50 बार। काटा पीटी मचाओ बेटा, सवाल में 5000 रुपए, 5000 चक्कर मारने पड़ेंगे। ऐसे प्रकार के सवाल पेपर में आते हैं। क्या तुम्हें तरीका समझ में आया? पहले मैंने किलोमीटर को मीटर में चेंज करा, उसके बाद मैंने उसको सेंटीमीटर में चेंज करा। पूरे सवाल में यूनिट एक जैसी चलनी चाहिए, तभी आप अपने सवाल को बना पाओगे।
आजकल के एसएससी के मॉडर्न एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन ये वाले हैं। क्लियर? अच्छा बेटा ये बता दो मुझे, परिधि में 8.33% की वृद्धि की जाती है। अरे परिधि का मतलब होता है बेटा, सर रेडियस में इतनी वृद्धि की गई है। अरे जितनी वृद्धि रेडियस में करते हो, क्या उतनी ही वृद्धि आपके सरकमफ्रेंस में होती है? लेकिन क्षेत्रफल में रेडियस 2 बार काम आती है। 8 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होती है क्या? क्या बच्चों फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होती है? मतलब कि आपने अपनी रेडियस 12 से 13 कर दी। तो भैया रेडियस अगर 12 से 13 करोगे तो एरिया बताओ 144 से 169 हो जाएगा। एरिया बताओ बाबू, 144 से 169 हो गया। तो आप कहना जी एरिया में 25 की वृद्धि हो गई। कितने से हो गई? 144 से हो गई। गुणा में 100 करना है और परसेंट लगाना है, बस इतनी सी बात है। सर्किल का नाम दिया गया था, बाकी तो ये क्वेश्चन परसेंटेज का है। ऐसे सवाल आपके स्क्वायर में भी आए थे, ऐसे ट्रायंगल में, सॉरी रेक्टेंगल में भी आए थे, तो सर्किल में भी इस प्रकार की बातें आ जाती हैं। इनमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बेटा। ये देखो आप, कितना प्यारा क्वेश्चन है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाता है जब इसकी त्रिज्या को के यूनिट से घटाया जाता है। बच्चों पहले मान लो आपके सर्किल की त्रिज्या आर थी, तो इसका एरिया बताओ पाई आर स्क्वायर था क्या? इसका एरिया पाई आर स्क्वायर था क्या? अब तुमने त्रिज्या को कर दिया आधा, तुम सही त्रिज्या को कर दिया के माइनस, नई रेडियस तुमने मान ली आर माइनस के। बच्चों मैं आर माइनस के करूंगा तो एरिया बताओ, एरिया ये वाला बनेगा क्या? एरिया ये वाला बनेगा क्या? पाई आर स्क्वायर। अब नई आर तो आर माइनस के, और ये वाला एरिया क्या पुराने एरिया का हाफ है क्या? बच्चों पुराने एरिया का आधा है क्या? ये बात सवाल में लिखी है, मैंने अपने मन से नहीं मानी है। मैंने कहा क्षेत्रफल आधा हो गया जब तुमने रेडियस को के माइनस कर दिया। पहले रेडियस अपनी आर थी, मैंने आर में से के घटा दिया, रेडियस कितनी होगी? पाई माइनस आर। तो अब एरिया है आर माइनस के का स्क्वायर, बराबर है पाई आर स्क्वायर का हाफ। बस बच्चों सवाल बन गया। पाई से पाई कैंसिल, 2 का इधर गुणा करके रूट लूंगा बेटा, अंडर रूट 2 आर माइनस अंडर रूट 2 के बराबर आर कह सकते हैं क्या? आपने कहा सर मुझे तो के की वैल्यू चाहिए, सॉरी आर की वैल्यू चाहिए आर, तो आर वाले एक तरफ ले आओ, अंडर रूट 2r माइनस आर करूंगा बराबर में अंडर रूट 2 के बन जाएगा। सर आर इनमें से कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट 2 माइनस 1 आ गया, यहां अंडर रूट 2 के आ गया। आर अगर ज्ञात करना है अंडर रूट 2 के अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? जी हाँ मिल रहा है सर, इस बात में कोई दो राय नहीं है, यही मेरे सवाल का आंसर बनेगा। बेटा ए ऑप्शन ठीक तो है ना? थोड़ा काम एक देख लेना, ये जो स्क्वायर का रूट का साइन है ना बेटा, ये केवल 2 तक सीमित है, वो गलती से 1 तक चला गया, ये केवल रूट 2 तक सीमित है, आगे तुमको ये रूट नहीं लिखना। यानी इस चीज को अपना आंसर मान लीजिएगा। सवाल नंबर 4 की बात तुम्हें समझ में आई ना? देखो बेटा मैंने स्टार्टिंग में ना एकदम फर्जी क्वेश्चन नहीं लिए हैं कि भाई साहब रेडियस अगर 10 है तो बताओ एरिया कितना होगा। आप कहना सर पाई आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 पाई हो गया, 100 पाई हो गया, तो मतलब वो चीजें आप जानते हैं। अब थोड़ा उसका ठीक ठाक यूज करके सवाल बनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा अच्छे प्रकार के सवाल देखते हैं जो एसएससी के पेपर में आते हैं। मैं आपको फर्जी क्वेश्चन नहीं करवाता हूं बेटा, कभी मेरी आदत में नहीं है। मैं सवाल तुम्हें वही सिखाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जो आपके पेपर में आते हैं, मैं उनकी बात करता हूं सिर्फ। एक पहिए का व्यास, बेटा ये पहिए वाले सवाल मैंने कई करवा दिए, क्या ये क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, होमवर्क से कर लोगे? हाँ, तो कैसे करेंगे आपको पता ही है। सर रेडियस माननी पड़ेगी 42, रेडियस 42 मानोगे ना तो एक चक्कर में जाएगा 44 गुणा 6। कितने बच्चों को पता है एक चक्कर में इतना जाएगा? तुमने बिना फॉर्मूला लिखे कर दिया, पता लग गया? हाँ, एक चक्कर में इतना जाएगा और 16 चक्कर में इतना जाएगा। एरिया की बात नहीं हो रही है आयुष्मान, एरिया की बात नहीं हो रही है, सरकमफ्रेंस की बात हो रही है, सरकमफ्रेंस की। प्यारे बच्चों इतना जाना चाहिए कंफर्म, लेकिन ये दूरी सेंटीमीटर में आएगी, मीटर में जाना है 100 से भाग कर दें बेटा, मीटर आ गया। आपके सवाल का उत्तर बनेगा 44 गुणा 96 बटा 100। बटा में 100 का मतलब पॉइंट के 2 स्थान के बाद में पॉइंट लगाना है। यूनिट डिजिट 4 बनेगा, एक ही ऑप्शन है बेटा, पेन उठाकर भी पाप लगेगा, ऐसा काम तुम्हें करना भी नहीं है। अर्धवर्त के सेमी सर्किल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या किसी शख्स ने कभी तुम्हें बताया है? क्या किसी शख्स ने कभी तुम्हें बताया है क्या कि सर पाई आर प्लस 2r होगा?
हैं, तुम्हें याद है ये बात? अरे वाह। 22/7 गुणा 35 करोगे 110 प्लस 70, सर 180 उत्तर बन जाएगा क्या? ये इस प्रकार के सवाल पेपर में दिए जाते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं पता है? अर्धवर्त को देखते ही ना वो कहते हैं 2 पाई आर का हाफ करेंगे, 2 कट जाएगा। पाई का मतलब 22/7 गुणा आर का मतलब 35, 5 बार काट के 110 करेंगे, ये दिखेगा ऑप्शन में बी, और कहेंगे यस। पेपर देके घर आएंगे, कोई पूछेगा एग्जाम कैसा हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओ बहुत बढ़िया, सारे सवाल हो गए, सारे सवाल। अगला पूछेगा सारे सवाल हो गए, ओ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रकार से पूछ दिया। एक बंदा कहता सर इसका फॉर्मूला भी तो होता है। अरे भाई ये जो चीज है ये फॉर्मूला ही है, अब आगे तुम्हारी बुद्धि काम करती होगी, मैंने तुमको इतना लिख कर दे दिया। आर अगर कॉमन लोगे इसका मतलब 22/7 है, प्लस 2 कर दोगे। अगर इनका एलसीएम लोगे 22, 14, 36/7 गुणा आर कर सकते हो। अब ये कोई नई बात थोड़ी है बेटा, ये कोई नई बात थोड़ी है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। अरे इसी का तो यूज करना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है कि हमने कैसे काम करा भाई, कैसे काम करा, ये बात समझनी है। ये सवाल छोड़ दूं क्या? अरे ये सवाल छोड़ दूं क्या? मुझे लगता है कि ये इस प्रकार का सवाल तो आप सेल्फ कर पाएंगे। ये तुम्हारे होमवर्क का सवाल है बच्चों, ये तुम्हें सेल्फ करना है, और कल की क्लास में कोई इसको डाउट लेके मत आना कि डाउट है बता दो। बेटा अर्धवर्त का परिमाप दिया है, आप ये भी कह सकते हो 36/7 गुणा आर करेंगे ना तो 54 के इक्वल आता है। यहां से अपन आर ज्ञात करेंगे, और आर ज्ञात करते ही आप इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। आर ज्ञात करते ही आप इसका एरिया भी ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, सर आर आएगा 10.5। सर डायरेक्ट इस सवाल को कैसे करेंगे? 2r इसमें आ गया बेटा, प्रियंका आ गया, इसमें सब आ गया। देखो मेरी बात समझो, तुमको मैंने बताया था रेडियस अगर 7 होती है ना तो एरिया आता है 154। अब तुमने रेडियस मान रखी है 10.5, क्या ये इसका 1.5 गुना है? क्या ये इसका 1.5 गुना है? 3/2 गुना है? तो सर ये आएगा 9/4 गुना। इसका तो एरिया आ रहा है 154 गुना 9/4, लेकिन ये सेमी सर्किल है, आधा भी तो करना पड़ेगा बाबू, आधा भी तो करना पड़ेगा। तो आपके सवाल का उत्तर बन गया 77 गुणा 9/4। अब ये डिवीजन करना और ये गुणा करना आपको आना चाहिए। एक बालक आज क्लास में नहीं है, नहीं तो बोल देता कि गुणा कैसे करें, समझ में नहीं आता है। अगर आपको पैरामीटर दिया हुआ है, देखो जिस सवाल में, मेरी बात समझना, जिस सवाल में आपको ये पाई बोल देना, जिसमें चला के बोल देना कि पाई का मतलब 3.14 लेना, उसमें आप 36/7 वाला फॉर्मूला मत लगाना, ये मत लगाना, उसमें आप यही लगाना पाई आर प्लस 2r की वैल्यू है ये 25.7 के बराबर है। आर अगर कॉमन लूंगा, पाई का मतलब 3.14, 2 जोड़ूंगा 5.14 बराबर 25.7 है। बच्चों क्या बताओ, ये पूरा 5 बार कट रहा है, आर की वैल्यू 5, तो डायमीटर कितना आ गया 10। समझ रहे हो? जिस क्वेश्चन में आपको ये बात दे देना कि आर का मतलब 3.14 लो, वहां 22/7 मत लेना, वो डेटा इस प्रकार का सेट करके देगा कि 3.14 से सवाल बनेगा। सुनो बेटा, वर्ग सेंटीमीटर में त्रिज्या, अच्छा हमसे पूछा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवर्त में अंकित किए जाने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बेटा सबसे बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो ये एरिया क्या आप लोग ज्ञात कर सकते हैं? क्या ये एरिया आप लोग ज्ञात कर सकते हैं बच्चे? कैसे बनेगा ये तरीका समझो बेटा। भाई मेरे सामने अगर दोस्तों ये एक सर्किल था, पर मैंने लेना है अर्धवर्त, मैंने लेना है अर्धवर्त, मेरा की है, मैंने तो ऑफिस चल जाना है। ये लो प्यारे बच्चों, ये पॉइंट को आपने मान लिया केंद्र है। त्रिज्या अगर 4 थी तो ये पूरा 8 बनेगा क्या? बताओ बेटा, ये पूरा 8 बनेगा क्या? अच्छा आप इसमें बड़े से बड़ा ट्रायंगल फिट करना चाहते हो बेटा, देखो इसमें छोटे छोटे ट्रायंगल भी तो आ सकते हैं, इसमें निक्के निक्के ट्रायंगल भी तो आ सकते हैं, पर आपने कहा नहीं नहीं सर, हमें तो इसमें बड़े से बड़े साइज का ट्रायंगल डालना है। तो बड़े से बड़े साइज का ट्रायंगल तो कुछ ऐसा बनेगा क्या बेटा? बड़े से बड़े साइज का ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा क्या? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसा ही बनना चाहिए पक्का। और ये बात भी क्या आप लोग जानते हैं क्या कि सर अर्धवर्त में बना हुआ कौन 90 डिग्री होता है? बेटा सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है।
हमेशा 90 डिग्री का होता है। अर्धवर्त में बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये बात ध्यान रखना, ये बात ज्योमेट्री में भी काम आती है, यहां भी काम आती है। दोनों के एंगल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या लिखोगे आप? सेमी सर्किल में, सेमी सर्किल का मतलब डायमीटर से ही होता है, डायमीटर द्वारा बनाया गया एंगल सरकमफ्रेंस पे हमेशा 90 डिग्री का बनता है बच्चे, हमेशा 90 डिग्री का बनता है। देखो इस बात को आप ऐसे भी समझ लो, ये एक सर्किल की जीवा है, इस जीवा ने केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाया है, तो भैया केंद्र पर 180 बना रही है तो परिधि पर तो 90 बनाएगी ना। मैंने बताया था ना, परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। ये 180 तो वो 90, तो ये आपके सामने बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या इस बात में कोई दो राय नहीं है? जी हाँ सर, बिल्कुल ये बात सही है, इस बात में कोई शंका नहीं है। और इस ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना है बच्चों। ये जो मैंने आपके सामने ट्रायंगल का नाम दे लो ए बी सी, इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया ज्ञात करूंगा तो ये एकदम मिड पॉइंट आना चाहिए। ये इसकी हाइट बनेगी, हाइट का मतलब 4, 1/2 गुणा 8 गुणा 4 करेंगे भाई साहब, तो आपके सवाल का उत्तर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। क्या ये जानकारियां तो आपको सवाल देखते ही समझ में आ गई, इसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है बेटा। 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, आप ये 11 नंबर सवाल पे ना एफर्ट्स मारो अपने। चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है, 1/4 सर्किल है मतलब, तो त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। पता नहीं कैसे आएगी, इसको आप चेक करो। पिंकी बेटा ट्रायंगल पढ़ो एक बार, ट्रायंगल वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि अगर कभी राइट एंगल ट्रायंगल में इस पॉइंट से ये एक बाहर में आप सर्किल बनाओगे ऐसा, तो ये भी दूरी अगर 4 है, ये भी 4 है, तो ये डिस्टेंस भी 4 बनेगी, जो इस पे हाइट बनेगी 4 ही बनेगी पक्का। ट्रायंगल वाली क्लास में इनके बारे में चर्चा अपने कर रखी है, ठीक है। चलिए इतना काम करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद दोस्तों। 5 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी, तब काम कर लीजिएगा।
हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। त्रिज्या आपने ज्ञात कर ली, कैसे करी तुमने? पाई आर स्क्वायर के बटा में 4 करते हैं, ये पाई बटा 9 के बराबर है। पाई पाई कैंसिल, आर लोगे 2/3 लिखना पड़ेगा सर, तभी बात बनेगी। दी आंसर आ गया। सीजीएल के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में बनने वाले सबसे बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? बेटा सबसे बड़े ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो 36 बनना चाहिए। अभी अभी आपने सवाल किया था सेम। ये क्या है? नीचे दी गई आकृति में अर्धवृत्त का परिमाप 162 है। बेटा अर्धवृत्त का परिमाप आपको दिया हुआ है, रेडियस चाहिए, पहले मुझे रेडियस याद करनी पड़ेगी। रेडियस कैसे निकालें भाई? इसका केंद्र है O। अब आपको पता है अर्धवृत्त का जो परिमाप आता है वो आता है सर, r कॉमन लेंगे, पाई प्लस 2 बराबर है सर 162। यही बात है। या मैं 36/7 गुणा में r करके भी ज्ञात कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 18 162, r आ गया सर 63/2 31.5। तो रेडियस भी इसकी 31.5 आ गई ना। तो आप कहना आर एस की लंबाई पूछिए, इस आर एस की, आर एस का मतलब सर ये लाइन चाहिए मुझे, ये लाइन कितनी आएगी सर? ये लाइन भी तो 31.5 ही आएगी, ये लाइन भी तो 31.5 ही आएगी। लेकिन मन में सवाल आया कैसे इसको आप 31.5 कैसे मान सकते हो सर? क्यों आ सकती है? सुनो मेरी बात। तुमको मैंने एक नियम बताया था, आपको याद है क्या? कि कोई भी आर्क परिधि पर जितना कोण बना रहा है सेंटर पर उसका दुगना बनाएगा। याद है? तो सर आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आर को ओ से मिलाता हूं, फोकस करना जिस बात पे कह रहा हूं उसी बात पे। ये बच्चों आर क्यू एक चाप है क्या? आर क्यू, अरे आर क्यू एक चाप की बात ही तो है। इस आर क्यू ने क्या किया है सर? आर क्यू ने परिधि पर एंगल बनाया 38 डिग्री का, तो सेंटर पे 76 डिग्री का एंगल बनाएगा क्या? ये जो आर क्यू चाप था ये परिधि पर 38 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहां 76 बनाएगा। हाँ सर बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। एस ओ को भी मिला दीजिए। अब ये बताओ, ये जो चाप है पीएस, तुम एक बार गौर से चाप पीएस पे नजर मारो, पीएस पे सवाल को ढंग से देख लिया करो, वहीं सॉल्व हो जाएगा। इसने परिधि पर 22 डिग्री का एंगल बनाया है सर, ये वाला एंगल 44 रहेगा। 76 और 44 बनते हैं 120, इसका मतलब ये वाला एंगल बनेगा 60 डिग्री का। सर ये जो दोनों भुजाएं हैं ओ एस, माफ कीजिए, ये ओ एस और ये ओ आर, क्या ये दोनों रेडियस हैं क्या? रेडियस है तो इक्वल ही होंगी, तो इसका मतलब ये वाले दोनों कोण भी इक्वल होंगे। कुल मिलाकर आप ये बताओगे सर, ये जो ट्रायंगल ओ आर एस बन गया ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया सर। ओ आर एस जो बन गया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया सर। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, सॉरी माफ कीजिए, समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु का मतलब ये है कि भाई साहब अगर ये भुजा 60 है, ये एंगल 60 है, तो सारी साइड बराबर होंगी। रेडियस की वैल्यू अगर 31.5 है तो भैया आर एस की लंबाई या एस आर की लंबाई भी 31.5 ही तो आएगी। अरे सिमिलरिटी नहीं भैया, ट्राइंगल इक्विलेटरल है जुला। तीनों कोण अगर 60-60 डिग्री के हैं तो तीनों भुजाएं भी बराबर हैं, तो भैया बात आपको समझ में आनी चाहिए ना यार। अच्छा मेरी बात को समझो, कोई बात नहीं, तुम नादान बच्चे हो, मैं तुम्हें एक आकृति बना के समझा रहा हूं, सुनना। ये मेरे सामने एक सर्किल है, ठीक, मैंने इसका एक पॉइंट काट दिया ये वाला, ये मैंने नाम दे दिया आपको पी क्यू। यहां मैंने एक पॉइंट मान लिया आर। ये जो क्यू आर है या आर क्यू है, क्या ये एक चाप कहलाएगा? क्या ये एक आर्क कहलाएगा? प्रद्युमन भाई एक बार बात पे ध्यान दो, ये एक चाप कहलाएगा? हाँ बिल्कुल कहलाएगा सर। इसी चाप ने यहां पर यानी वृत्त की परिधि पर कोण बनाया 38 डिग्री का। तो अगर ये परिधि पर 38 बना रहा है तो एग्जैक्ट इसके सेंटर पर ये 76 डिग्री का एंगल बनाएगा क्या? बस यही थ्योरम सवाल में यूज करी गई है और इसके अलावा कुछ था नहीं। सवाल को गौर से देखना चाहिए था कि सरकमफ्रेंस की एंगल की बात करोगे, सेंटर के एंगल की बात करोगे, तो भैया सेंटर का एंगल सरकमफ्रेंस के एंगल का दुगना होता है। या रिपीट कर देता हूं बात को, उल्टा बोल दो कि सेंटर पर बनाए गए एंगल का आधा एंगल सरकमफ्रेंस पे बनता है। एक ही बात है, जो मर्जी कह दीजिए, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए।
ये बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल था। क्या आपको समझ में आया सवाल? प्रॉपर्टी समझनी है, ये नहीं है कि सवाल को रट लिया। आपको ये 31.5 से आइडिया पड़ जाना चाहिए कि यार उत्तर ना 31.5 जैसा ही बनेगा, एक ही संभावना है और कोई बनना नहीं है। एक वृत्त की परिधि 22 है, देखते ही समझ गए क्या रेडियस 7/2 रही होगी? तुरंत समझ जाओ, तुरंत इमीडिएटली। अरे तुरंत समझ लो भैया बात, रेडियस कितनी रही होगी। इसका एरिया कितना बनेगा? सर एरिया बनेगा 154/4, लेकिन ये चतुर्थांश है, इसका 1/4 और करना है सर, ये बनेगा। तो आपकी वैल्यू जो आएगी 10 से कम आएगी। मेरी बात समझो, 154/16 है। आप डिवाइड मत करो, आप डिवाइड मत करो। तुम्हें पता है 16 गुणा 9 करूंगा 144, 16 गुणा 10 करूंगा 160, उत्तर 9 और 10 के बीच आएगा। तुम्हारे ऑप्शन कितने प्यारे हैं बच्चों, उत्तर सवाल का डी बन जाएगा क्या? कैलकुलेशन से टाइम बचाओ बेटा, तुम्हें किसी के आगे अपनी बात को साबित नहीं करना है, तुम खुद को पता लग जाए, इतनी बात बहुत है अपने लिए, इतनी बात काफी है अपने लिए। बेटा सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया तुमसे पूछा गया है, तो आपको ये सवाल मैं बताऊंगा नहीं, सीजीएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 कह सकते हो क्या डायरेक्ट बेटा? 22/7 आर स्क्वायर का मतलब 14 गुणा 14, थीटा मतलब 45/360 करोगे 1/8 करेगा। आगे जानकारी मुझे बताने की नीड नहीं है, ये 2 बार कट गया सर। 2 से 8 काटोगे ये 7 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, उत्तर 77 आ जाएगा। इस प्रकार के इजी इजी सवाल तो कर पाओगे, और ज्यादातर पेपर में इसी प्रकार के सवाल पूछते हैं, ज्यादातर पेपर में इसी प्रकार के सवाल पूछते हैं। आजकल अभी जो पेपर बेटा हो रहे हैं ना, उनमें पता है एग्जामिनर ने क्या कर दिया, उनमें उसने क्लॉक से इस क्वेश्चन में फ्राई कर दिया। दाल तो घर पे बनी हुई थी, थोड़ा उसमें फ्राई नया कर दिया, क्लॉक डाल दी। क्या बोला कि एक घड़ी में 6 इंच लंबी मिनट की सुई है, 6 इंच लंबी मिनट की सुई है, 7:12 से 7:30 तक बनने वाले सेक्टर का एरिया बताओ, सेक्टर का एरिया। तो आपको पता है 12 से लेकर 30 तक 18 मिनट होते हैं। क्या बच्चों मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है? मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। घड़ी की क्लास याद करो, क्लॉक की क्लास रीजनिंग में पढ़ी थी हमने। घड़ी में मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो कुल मिलाकर वो तुमको 108 डिग्री एंगल बता रहा है, 108 डिग्री एंगल बता रहा है। सेक्टर का एरिया क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर 36, एंगल की बात करोगे 108/360। ऐसे ये सवाल आजकल पेपर में ऐसे देने लग गया। पहले तो देखो बीच में डायरेक्ट एंगल दे दिया करते थे, अब इनको लगा कि यार एंगल नहीं देंगे, एंगल बच्चों से पूछेंगे, बच्चे बताएंगे कितना एंगल है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका उत्तर भी ना पाई की लैंग्वेज में आएगा, इसका उत्तर पाई की लैंग्वेज में आएगा, तो आप कह सकते हो 10.8 पाई आएगा, 10.8 पाई आएगा, इतना एरिया बनेगा। इस प्रकार की बात आपको सवाल में दी गई, इस प्रकार की बात आपको सवाल में पूछी जाएगी। घड़ी में तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए कि घंटे की सुई, घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है, और 1 मिनट में सर घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। जो मिनट की सुई है बेटा, जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में घड़ी का पूरा चक्कर काट लेती है। 60 मिनट में 360 डिग्री, और 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। जो सेकंड की सुई होती है, जो सेकंड की सुई होती है, ये 1 मिनट में पूरा चक्कर काट लेती है घड़ी का, और 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है। तुम्हें क्लॉक के बारे में ये बातें क्लॉक वाली क्लास में बहुत डिटेल में बताई गई हैं, प्रॉपर एंगल के साथ साथ लिख लिख कर बताई गई हैं। बाकी इस बच्चे ने क्लॉक नहीं पढ़ा तो उसके लिए भी तो आसान चीज है ना यार, तुम्हें इतना तो कॉमन सेंस से पता ही होगा कि घड़ी में मिनट वाली सुई होती है, वो 1 घंटे में चक्कर काट लेती है पूरा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 360 डिग्री जा रहे हो, घंटे की सुई 1 सेकंड में, तो भैया इसको 60 से भाग और कर ले, ये 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है। सौरभ मजाक कर रहा है क्या यार, है नाटकबाजी कर रहा है। 1 सेकंड में करेगा तो 1/120 डिग्री आ जाएगा, ये ले कमाल हो गई यार। अब थोड़ी बुद्धि भी लगा ले यार, इस बात की क्या बात कर रहा है यार। ये सवाल तुम्हें सेल्फ करना है, इसमें तुम्हें एंगल दिया हुआ है,
इसमें तुम्हें रेडियस दी गई है और सेक्टर का एरिया ज्ञात करना है। कर लोगे बच्चे? बताओ बताओ, सेक्टर का एरिया ज्ञात कर लोगे ना? फॉर्मूला क्या लगाओगे? फॉर्मूला क्या लगाओगे? पाई आर स्क्वायर। अरे आर का मतलब 21 लोगे ना, और थीटा 150/360, ये तुम्हें फॉर्मूला पुट करना है। इन सवालों में एक ज्यादा बड़ी गलती पता क्या होती है? बच्चे 42 मीटर को ना रेडियस मान लेते हैं। कई बार तुम्हें यहाँ रेडियस देगा, कई बार तुम्हें यहाँ पे डायमीटर देगा, तो आप डायमीटर से रेडियस ज्ञात कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी बात का तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है। 17 नंबर सवाल तुम्हें घर से करके लाना है। मुझे नहीं पता कैसे करोगे, पर अपने आप करना बेटा। 90 डिग्री का मतलब होता है ये उसका 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है बस। वृत्त के चाप की लंबाई क्या है? सर फॉर्मूला काम करेगा 2 पाई आर थीटा बटे 360। इसका यूज कर लोगे या करके बताऊं? सर 2 पाई आर थीटा बटे 60। जब आर 35 होती है, जब आर 35 होती है तो 2 पाई आर का मतलब होगा 220। 36/360 का मतलब 1/10, उत्तर आ गया 22। हो गया। थीटा पता करना है? अच्छा थीटा पता करना है तेरे को, वाह। इस सवाल में इधर लिखकर दिया गया है थीटा, ये मजाक करने के लिए दिया गया है क्या? अरे भाई नींद में चल रहा है क्या? कह रहा थीटा एंगल पता करना है इसमें। इस सवाल में तुम्हें थीटा एंगल पता करना है, और मुझे पता है इसमें तुम थीटा एंगल पता कर लोगे, क्योंकि आपको वृत्तखंड का, आपको सेक्टर का एरिया दिया हुआ है। एक्चुअली सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्या खंड ना, ये वृत्तखंड नहीं होगा, यहाँ पे आएगा त्रिज्या खंड। यहाँ पे वर्ड गलत है, इस पे आएगा त्रिज्या खंड। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 है, ये चीज बराबर 4 पाई बटा 5 दी गई है। सर पाई से पाई कैंसल, आर स्क्वायर की जगह पे 4 लिख दोगे, सर 4 से 4 भी कैंसल, ये पूरा पूरा कटेगा 72 बार, यही आपका एंगल है। और क्या करना? अभी भी कई बच्चे सवाल का उत्तर दे रहे हैं सी, पता नहीं कैसे दे रहे हैं भाई। ये सुनो भाई, ये सुनो बेटा, ये सवाल बढ़िया है, ये सवाल बढ़िया है। एल वृत्त का केंद्र है और एम एल एल एन पर लंब है। बच्चों अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एंगल अगर 90 डिग्री का बन रहा है, ये साइड आर है, ये साइड आर है, तो एम एल एन का एरिया दिया हुआ है, ट्राइंगल एम एल एन का एरिया। अरे ट्राइंगल एम एल एल का एरिया क्या बताया? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है ये, दिस इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ये समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज है। अमन मेरे भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सारे एंगल 60-60 चाहिए होते हैं, 90 डिग्री का एंगल है यार, कहे बात नहीं समझ पाते हो यार। आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 6 गुणा 6 गुणा 2, आर का मान आएगा 6√2। ये बननी चाहिए रेडियस। वृत्त का एरिया ज्ञात करना है पाई आर स्क्वायर। अरे आर स्क्वायर का मतलब तो 72 था, उत्तर सवाल का हो गया सिंपल। ये सीएचएसएल का सवाल है। पेपर में बच्चों इस प्रकार के सवाल बनते हैं, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ कोई पेपर उठाओगे इसी प्रकार का सवाल बनेगा। क्या बच्चों पिज्जा वाला सवाल आ गया? क्या पिज्जा वाला सवाल आ गया ना? मैंने बताया था ना पिज्जा वाले सवाल पेपर में आते हैं। दोस्तों मैंने इस पिज्जा में से 1/4 भाग खा लिया। मैंने पिज्जा के 4 ही स्लाइस करवाए थे, मैंने पिज्जा के 4 ही स्लाइस करवाए थे। भैया आपको चाहे पिज्जा पसंद ना हो प्रिया, सवाल तो करना पड़ेगा बेटा। चाहे पिज्जा पसंद ना हो तो भी सवाल तो करना ही पड़ेगा बेटा। जरा बताओ तुम ये खुद से कर लोगे सवाल? सर ये वाला एंगल आएगा 270 डिग्री का, तो ये 2 पाई आर थीटा बटे 360 करोगे। अरे 2 पाई आर का गुणा 3/4 से करना है, प्लस प्लस में 2r ऐड करना भूलिएगा मत। तो बच्चा 2r को ऐड नहीं करेगा, उससे कहानी पलट जाएगी। देखो सवाल को जल्दी कैसे करेंगे, मेरी बात को समझना। 28 सेंटीमीटर व्यास है, रेडियस आएगी 14। क्या तुम्हें एक बात पता है, रेडियस अगर 7 होती है, सरकमफ्रेंस आती है 44, रेडियस 14 है तो 88 आएगा। सर ये वाली वैल्यू 88 है, इसका 3/4 करोगे तो ये बनेगा 66, प्लस में 28 करोगे 94 आंसर बन जाएगा। ऐसे करना है बच्चा, सवाल ऐसे तेज करना है, ये डायग्राम बनाने की नीड नहीं होती। ये रेशो ध्यान रखना, रेडियस की वैल्यू 7 है, सरकमफ्रेंस की 44 है, एरिया 154 है। इस डेटा का इस्तेमाल बार बार करोगे ना तो ये आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बेटा लंबाई इक्वल होती है।
तुमको मैंने पहले भी बताया था ये बात कि अगर मान लो आपका एक सर्किल है, तुम प्यारे बच्चों यहां से एक पॉइंट से अगर इस पर दो स्पर्श रेखाएं बनाओगे, ये दो टेंजेंट बनाओगे, तो इन दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर आएगी मेरे दोस्त। ये ए आएगा और ये बी आएगा, ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। क्यों आएगा ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो इसके बारे में भी आप जानकारी समझ लो, ये इक्वल क्यों होती है ये भी आप समझो। क्या तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर कभी मैं टेंजेंट और रेडियस का मिलान बिंदु मिलाऊंगा 90 डिग्री का एंगल बनता है? आप कहना हाँ सर। इसे मिलाऊंगा टेंजेंट से रेडियस को, यहां भी 90 डिग्री का एंगल है। एक बार बात को समझो, क्या ये दोनों ट्रायंगल जो बन गए PAO POB, क्या ये दोनों आपस में एक जैसे एंगल बनेंगे? ये ट्रायंगल बनेंगे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। कैसे भैया? ये रेडियस है, ये रेडियस है, बराबर है, ये लाइन दोनों में कॉमन है, 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, तो इसका मतलब सर आरएचएस के नियम से ये दोनों ट्रायंगल बनेंगे कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों बनेंगे एक दूसरे के सेम। तो इसका मतलब पीए और पीबी की लंबाई भी सेम बनेगी। ये इसका कानून होता है, और पेपर में किसी के आगे बताना नहीं है, तुम्हें खुद को पता लग जाना चाहिए कि हाँ ये बराबर होंगी। भाई कैसे होंगी बात समझ ली। इज इट फाइन? अरे सिर्फ वैसे ही हाना कर रहे हो कि बात समझ में भी आ रही है? मेंसुरेशन को लेकर बच्चों के मन में बहुत खौफ था कि पता नहीं बहुत मुश्किल बातें हैं, जबकि बहुत आसान है बच्चे। 90% क्वेश्चन इसी लेवल के बनते हैं। ज्यादा ना तुम्हें बहुत टिपिकल बहुत बेकार सवालों पे जाने की नीड नहीं है। कारण कि बेटा पहले मैथ में ना 100 क्वेश्चन आया करते थे। मेरी बात को समझना। तुम कई मतलब टीचर आपको भ्रमित कर सकते हैं कि भाई तुम ना टफ सवाल पढ़कर जाओ। तुमने अभी पेपर देख ही लिए जो हो रहे हैं प्री के मेंस के, तुम्हें पता लग गया बेटा पहले मैथ में 100 क्वेश्चन आया करते थे। अब भैया 100 में तो इजी भी आएंगे, टफ भी आएंगे, सब आएगा। अब मैथ में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? अब सर मैथ में क्वेश्चन आ रहे हैं 30, और 30 के 30 सवाल, 20 तो इनमें से मिल रहे हैं फ्री वाले, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े से मॉडरेट, और वो लेवल में आपको करवा रहा हूं। आप ऐसे ना पैनिक मत हो ना कि सर मैंने तो वो शीट लगाई थी किसी मास्टर की, उसमें सवाल बड़े खतरनाक थे। ये सब फालतू बातें हैं, पेपर में जो आ रहा है वो आपके सामने है। ए भी एक वृत्त का व्यास है। बच्चों मैंने एक वृत्त बनाया, मुझे ऐसे तो बात समझ नहीं आती, जो एग्जामिनर कह रहा है मैं वो काम कर रहा हूं। प्यारे बच्चों बिल्कुल होगी ज्योमेट्री मिट्टू भैया, बिल्कुल होगी। ए भी एक वृत्त का व्यास है, केंद्र ओ है। अगर वो व्यास है तो डेफिनेटली मुझे बताने की नीड नहीं है, आप समझते हैं कि वो केंद्र से गुजरेगा, सेंटर से जाएगा, इसीलिए डायमीटर है। सी ए बी पर खींची गई स्पर्श रेखा पर एक बिंदु है। देखो बेटा इस पर तुमने एक बनाई है स्पर्श रेखा, ये वाली। ए पर एक टेंजेंट बनाई है, इस पर एक पॉइंट है आपके सामने, वो है सी। मैं यहां कहीं सी मान लेता हूं, पता नहीं कहां। एसी की लंबाई 7 है। सर ये ए बी पूरा 24 है, तो बीसी की लंबाई बता दो। प्यारे बच्चों इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। 24 7 25 की तुम्हें प्रॉपर्टी याद है? ट्रिपलेट तुमको लिखवाए गए थे, ट्रिपलेट तुमको समझाए गए थे, 24 7 25 की बात आनी चाहिए। वेरी गुड। 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 5 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा जाता है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए 26 सेंटीमीटर। ये सवाल सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। ये आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना भाई साहब, एसएससी को इन सवालों से जबरदस्त मोहब्बत है, पता नहीं क्यों बार बार यही सवाल दिए जाते हैं। ये है केंद्र ओ। ध्यान रखना एक बात क्या है बच्चों, अगर वृत्त में आपने एक जीवा बनाई, ये ए बी, अगर मैं जीवा पर एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा ना केंद्र से, तो प्यारे बच्चों ये 90 डिग्री तोड़ेगा और इसके दो इक्वल पार्ट करेगा। ध्यान रखना, सामने वाली जीवा के दो बराबर भाग करेगा, क्योंकि आपके सामने ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये क्यों करेगा पता है? क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना ओ ए बी, ये ट्रायंगल बन रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। भैया इधर और इधर रेडियस सेम ही तो है, ये बीच वाली लाइन कॉमन है, आरएचएस के नियम से बेटा ये बराबर ही तो है। भैया एक बात बताओ, ये वाली साइड ये साइड बराबर है, ये कॉमन है, ये कोण 90 डिग्री का, दोनों भुजाएं बराबर ही तो आएंगी। तो बस बार बार करने की नीड नहीं है, एक बार बात समझ लो। पूरी रेडियस 24 थी बेटा, ये 12, परपेंडिकुलर 5 है, तो ये लाइन 13 ही तो आएगी। सर रेडियस अगर 13 है तो डायमीटर आपके सामने 26 आ जाएगा। बिल्कुल बेटा, अगले महीने आपका पहला टॉपिक जो आएगा इसके जस्ट बाद में, वो आएगा ट्रिग्नोमेट्री।
इसके जस्ट बाद में पढ़ने वाले हैं और त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं, जो आपके अगले महीने के तुरंत पहले शुरू हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। ए बी सी वृत्त पर 3 बिंदु हैं, ए बी ए सी 7√2 है, बी ए सी 90 डिग्री है, तो त्रिज्या क्या होगी? कर पाएंगे भाई? कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस लगाना बेटा। 90 डिग्री का एंगल कब बनता है बच्चे? 90 डिग्री का एंगल ऐसे नहीं बन जाता। 90 डिग्री का एंगल बेटा ऐसे नहीं बन जाता। 90 डिग्री का एंगल बनने के लिए, अगर बी ए सी की 90 डिग्री कह रहा है ना, बी ए सी 90 डिग्री कह रहा है, तो इसको डायमीटर बनना पड़ेगा भैया। 90 डिग्री बनने के लिए ये डायमीटर बनना जरूरी है, डायमीटर के अलावा कहानी बन नहीं सकती। सर ये 7√2 है, ये 7√2 है, तो ये पूरी लाइन BC 14 आएगी क्या? BC 14 है तो रेडियस 7 आएगी क्या? अरे बताओ कैसे आया? समझ में आया ना? कैसे आया? समझ में आया ना? रेडियस जो है ना, रेडियस वो 14 का हाफ लिखोगे बेटा। और मैंने आपको ये तो बताया ही था, ये तो मैंने आपको समझाया ही था कि अगर ये साइड 1 है, ये 1 है, इसको √2 होना ही पड़ेगा। अभी 7√2 है, 7√2 है, उसको 14 होने से दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती। इतना सा खेल है बस बेटा। ये शीट मैं आपको आज दे रहा हूं, इस शीट में 61 क्वेश्चंस हैं, 61 क्वेश्चंस हैं, 61 सवाल हैं। अब इसमें से ना मैंने 25 तो करवा दिए, इन 25 में तो दिक्कत कभी आनी नहीं चाहिए। और आगे के सवाल है ना, ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप इन पर एक बार प्रयास करना, मतलब जो भी आपसे बन पाए ना बनाना, जो भी आपसे सवाल बन पाए वो बनाना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे ट्राई कर लो भाई, जितने तुमको लगे कॉन्फिडेंस में है हमारे, हम कर सकते हैं, उतने कर लीजिएगा। जो सवाल रह जाए उनको छोड़ देना बेटा। व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बनेगा ताकि तुम आपस में बतियाओ बेटा, ग्रुप कोई नहीं बनेगा, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनेगी, उसमें टेक्स्ट मैसेज आपके पहुंच जाया करेगा। ये नंबर एक्सचेंज करने का काम बेटा होता नहीं है, तो ग्रुप बनाएंगे नहीं बेटा, ठीक है? चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं बेटा। इसकी शीट में आपको दे रहा हूं, सवाल ट्राई कर लेना। जय हिंद, जय भारत।